नवा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मणिपुर के हालात की, यूरोप में एक और युद्ध की आहट की, रूस यूक्रेन युद्ध के भीषण रूप लेने की, भारत चीन संबंधों की और पाकिस्तान के हालात की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मणिपुर से ही करते हैं और ख़ास तौर पर हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हालात बिगड़े, सेना को बुलाना पड़ा। किसी राज्य में स्थिति बिगड़ने पर सेना को ही क्यों बुलाया जाता है? मणिपुर में भी सेना तैनात है। हाल में सेनाध्यक्ष ने भी वहाँ का दौरा किया और अब CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि मणिपुर में चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति का उग्रवाद से संबंध नहीं है। इसे कैसे देखते हैं? नीरज जी, मणिपुर हमें पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे थे, इनमें कई सालों तक इंसर्जेंसी प्रॉब्लम पहले रहती रही थी जी। और सारे कंबाइंड थे जी। और बहुत समय लगा वहाँ पर। आर्मी, इंडियन आर्मी बहुत सालों से वहाँ थी जी। और नेबर्स आप देखिए, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसके साथ है। जी। बर्मा से लेकर के, चीन से लेकर के, जितने भी ये थे, मतलब हमारे नेबर्स कोई ऐसे नहीं थे जिनसे कि हमारे मैं कहूँ कि संबंध इतने अच्छे थे कि वो रोकते चीज़ें, बल्कि वहाँ से इनको और वो बढ़ता रहा। तो हमें सिर्फ इंटरनल ही नहीं देखना था जी। वहाँ भी देखना था। और पता है आपको कि वहाँ भी एक्शंस हुए हैं जी। अगर हम मणिपुर की बात करें तो थोड़ा अगर जाएं हम पीछे, तो देखिए मणिपुर में हालात ज़्यादा ख़राब होने शुरू हुए थे 1955 के आसपास जी। और 1958 में पहली बार कुछ जगहों पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में आता है, उसको लगाया गया था जी। और पहले 5-6 जिलों में था और उसके बाद 1981 में हालत और ख़राब होती गई और पूरी मणिपुर में ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाना पड़ा और आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ा जी, हालात काबू में करने के लिए। और जो हालात थे, अगर आप गए होंगे, जिन लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर इतना प्लेन एरिया है, जंगल्स बहुत हैं, हिल्स एरियाज़ हैं, वाटर एरियाज़ बहुत हैं, और जहाँ पर कि मिलिटेंट्स वहाँ पर मैं कहूँगा बहुत ऐशो आराम के साथ रह रहे थे जी। और बाकी आपको पता है नारकोटिक्स से वो ड्रग्स के सब चीज़ें, मतलब जो होती हैं हम उसमें टेररिस्ट के लिए जो ये चीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें लोगों से ज़बरदस्ती वसूली करना, तो ये सब आम चीज़ें थी जिसको कि समय लगा, लेकिन कंट्रोल में आपको पता है आ गया था। और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जो था वो लगभग हट ही गया था, कुछ जगहों को छोड़ करके, जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको छोड़ करके, और मणिपुर में हर जगह लगभग बहुत जगह से हो गया था, हट ही गया था और पूरे इलाके में से हटाना था जी। अब एक बात जैसे आपने कही कि क्यों आर्मी को आना पड़ता है जी। दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो जो इंडियन आर्मी एक्ट है जी, उसमें बड़ा साफ है कि आर्मी को जब हालात बेकाबू हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, चाहे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, कोविड में देखिए जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसी कोई चीज़ होती है तो आर्मी मदद के लिए आती है। लेकिन आर्मी को अपने आप नहीं आती है। कानून के मुताबिक पहला काम तो पुलिस का है जी। पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जब उनके हाथ से हालात नहीं रहते हैं तब जो है वो आर्मी को रिक्वेस्ट करते हैं और आर्मी जाती है, पूरी कार्रवाई होती है इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, आर्मी ऑलरेडी तैयार रहती है, आर्मी के अपने प्रोसीजर सेट हैं जी। कि मणिपुर ही अगर लीजिए तो हर एक इलाके के लिए उनको पता था कि यहाँ पर ये होगा तो हम क्या करेंगे, कौन सी पार्टी जाएगी, कितने आदमी होंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, चाहे वो इंटरनल सिचुएशन होती थी जो अभी हुई है, या वहाँ कोई अर्थक्वेक होता, चाहे मेडिकल कुछ भी होता, कोई इमरजेंसी होती, तो जो ही रिक्विजिशन होता है आर्मी देर नहीं करती, तुरंत एक्शन करती है। बाकी चीज़ें अपनी होती रहती हैं। लेकिन आर्मी सिचुएशन को देखते अपनी तैयारी खुद कर लेती है, लग जाता है कि हमें बुलाया जा सकता है जी। क्यों बुलाया जाता है? एक
बड़ा सवाल है जो सबके लिए है जी। आर्मी बनी तो नहीं है इसके लिए जी। बिल्कुल सही बात है जी। कि आर्मी का काम तो और ट्रेनिंग जो है बेसिकली देश के दुश्मन है, देश के ऊपर जो हमला करना चाहते हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बेसिकली कहीं भी उसके ऊपर है, तो वहाँ के लिए आर्मी है जी। इंटरनल यस ये है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है जी। वहाँ वो दुश्मन है जी। जो हमें देश को पूरा नुकसान करना चाहता है, देश को लोगों से लेकर सामान से लेकर पूरी हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को। यहाँ पर कुछ हमारे ही लोग हैं जी। जो कि हमारे ही लोगों के ऊपर जी। ऐसे एक तरह से मैं कहूँ तो जुल्म कर रहे हैं या उनके ऊपर। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, हालांकि उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है कि कैसे क्या करना है जी। लेकिन फ़र्क तो दोनों में है। और अगर आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आप देखिए कितना लंबा टाइम लगा आर्मी को इंटरनल सिचुएशन ठीक करने में जी। तो अपनी चीज़ बाकी चीज़ों पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाती, ये भी एक सही बात है जी। दूसरी चीज़ मैं से एक कहना चाहूँगा कि आखिरी लोग हम सब कहते हैं कि सेना जो है आखिरी स्तंभ है, इसके लिए बिल्कुल है, और वो करती भी, आपने देखा हर जगह सेना अपना काम करती है। हालांकि ये करते समय सेना के ऊपर भी बहुत लांछन लगाए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स है, वो कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि सेना की सिखलाई में है कि ये कैसे नहीं करना है, किस तरह चलना है। तो सेना कभी ऐसे जानबूझ के नहीं करती। हाँ, एक आध गलतियां हो जाती हैं, उसको तो हम नहीं कह सकते कि हर एक जगह बराबरी है जी। और जहाँ होती है वहाँ सेना अपने आप कार्रवाई भी करती है। रादर मैं कहूँगा सेना ही है जो कहीं कुछ गलती होती है तो अपने कार्रवाई करती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब सेना अपना काम करके और दोबारा जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर कर देती है, उसके बाद से फिर सिचुएशन खराब होना, जो आपने पहला प्रश्न किया है क्यों ये होता है बार बार, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए होता है कि उस समय या तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल जो पावर है वहाँ पर लोग हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट में आ जाते हैं और फिर ये मामला फिर खराब होने लगता है जी। और सिचुएशन यहाँ आ जाती है। अभी आप देखिए मणिपुर की भी सिचुएशन हुई कैसे, दो ही वहाँ कम्युनिटीज़ हैं जी, मैतेई और कुकी। बिल्कुल। मैतेई कम्युनिटी तक पूरे तकरीबन इम्फाल वैली में है, और जो कुकीज़ हैं टोटल हिल्स में हैं जी मैक्सिमम, और हैं कितने 16% के पॉपुलेशन है जो वहाँ पर हैं, और शुरू से इनकी आपस में टकराव रहा है जी। और ये बता दें उस समय जब ग्रुप्स थे, समझिए आप, जब आर्मी वहाँ 1958 से और उसके बाद लगी रही है या 1981 में आई है, तो कम से कम 20-25 मिलिटेंट ग्रुप्स थे वहाँ जी। और जिसमें मेरे ख्याल से 16, 17, 18 तो सिर्फ कुकी ग्रुप्स थे जी, मिलिटेंट ग्रुप्स, और बाकी भी थे वहाँ पर। तो काफ़ी टाइम लगा इन सब के ऊपर कार्रवाई करने में और नॉर्मलाइज करने में, और फिर जो है हालत ऐसी आ गई। और ये हालत ऐसे नहीं आई, ये तो पता लग ही जाता है। अभी दो चीज़ें बताई जा रही है, एक तो जो कोर्ट का जजमेंट आया था कि मैतेईस को इन्होंने एसटी स्टेटस दे दिया जी। जो कोकेज ने ऑब्जेक्ट किया जी। उसमें दूसरा जो है इनका जो गवर्नमेंट ने कहा कि जो हिल एरियाज में जो लोग लैंड लेके रह रहे हैं उनको बेदखल किया जाएगा, हटाया जाएगा वहाँ से, जबकि वो कह रहे थे कि हमारा तो राइट है, नहीं तो हमको जो है कोई और जगह दीजिए। तो ये सब चीज़ें थी। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमें पता नहीं कि ये क्या रूप ले सकती हैं। हमारे पास कम से कम इतनी इंटेलिजेंस तो हमेशा रहती है। बिल्कुल। इतने लोग हैं हमारे जो सोसाइटी में, वो खुद जा कर के बता सकते हैं कि हाँ भाई मामला खराब होने वाला है। तो ये चीज़ तो वहीं रुक जानी चाहिए थी, बातचीत करके। जो चीज़ आज कर रहे हैं पहले भी हो सकती थी जी। आर्मी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये की गई होती। लेकिन आप देखिए तकरीबन 80 लोग मर चुके हैं अब तक जी। 40,000 डिस्प्लेस हो चुके हैं जी। कैंप्स से लेकर के मिजोरम में इतने गए हैं। मिजोरम ने तो बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं कि भाई इतने हमारे पास रिफ्यूजीज आ गए हैं वहाँ से, हमने उनको देखना है जी।
उनके असम म्यांमार से भी हैं और यहाँ से भी हैं। वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश वाले हैं, वो म्यांमार से हैं, बाकी जगह से आए हैं और ये भी अपने भी आ रहे हैं, तो हम कैसे वो करेंगे। तो मतलब हालात इस लेवल तक नहीं जाने चाहिए। तो एक बहुत, अगर देखा जाए हम अपने पॉपुलेशन से तो कह सकते हैं कि बहुत फिगर नहीं है, लेकिन कायदे में देखा जाए तो ये 80 का मरना और 40,000 डिस्प्लेस होना बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, फिगर है। क्योंकि है कितना मणिपुर जी, और वहाँ से इस तरह होना, ये एक हम जिस हिंदुस्तान की बात करते हैं कि बहुत हम प्रॉस्परस और इस हिंदुस्तान है, उसके ऊपर एक ये मैं कहूँगा दाग सा है जी, बिल्कुल, जो नहीं होना चाहिए था जी। तो इसको हमने पहले ही जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के लोकल लोग हैं उनसे मिल बैठ के, और ये चीज़ें हम मैं नहीं कहूँगा पूरा रोक सकते थे अगर वो हालत थी, लेकिन इसको कुछ काफ़ी हद तक सप्रेस किया जा सकता था, इतनी बढ़े नहीं जी जिस तरह। और बड़े में बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, जो डेथ हुई, जितने लोग डिस्प्लेस हुए जी, अब जो लोग अपने घर से आ गए हैं, देखिए जो कैंप्स में हैं वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं जी, सिक्योरिटी हमारी कैसे होगी जी। और वही बात जो सीडीएस वहाँ गए थे, उससे पहले आर्मी चीफ भी गए, सीडीएस गए, और उन्होंने वहाँ पूरी इंटेलिजेंस पूरी रिपोर्ट ली, और उन्होंने वास्तव में वहाँ असम राइफल्स और आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया। आप अगर देखिए ग्राउंड लेवल पर, अभी भी जब अमित शाह गए थे तब भी लोगों ने ये बोला कि आर्मी को खुली छूट दीजिए कि जो लोग ये मारकाट ऐसी कर रहे हैं उनके ऊपर सारे हथियार इस्तेमाल करें और इनको रोकें। तो आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है उनको, और आर्मी को इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हमारे लोग हैं, इनको जो है हमने रोकना है। तो आर्मी है ही है बेसिकली अपने जो पॉपुलेशन है उनके लिए, लेकिन इसके लिए भी है कि इस पॉपुलेशन पर, इसी पॉपुलेशन के कुछ और लोग इस तरह की हरकत नहीं करें। कर सके। और आर्मी ने अभियान चलाकर गांव में जो हथियार भी रिकवर किए, बिल्कुल लूट लिए गए थे। आप देखिए कितने हथियार लूट लिए गए थे जी। करीब, ये तो कह रहे हैं कि 1400 के आसपास, हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि हम सरकारी आंकड़े हमेशा सही नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत है, उसमें से 700-800 ही वापस मिले हैं, मिले भी नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें करना, ये तो एक तरह से अगर आप हथियार लूट रहे हैं, इसका मतलब आप तो एक तरह से एंटी नेशनल एलिमेंट हो रहे हैं, स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हैं जी। तो ये चीज़, और शुरुआत अगर उससे थी तो बातचीत से चीज़ें हो सकती थी जी। और अभी देखिए अमित शाह भी गए हैं वहाँ, सबसे पहले मोरी गए थे जहाँ पर कि कुकीज़ का ज़्यादा है, और म्यांमार बॉर्डर तो वहाँ आपको पता है खुला ही है, बॉर्डर पर हैं। तो लोगों ने वहाँ कुकीज़ के, वो तो लगभग कई ग्रुप से मिले, कुकीज़ के 3-4 प्लस बाकी भी और ग्रुप से मिले, और उन्होंने मांग उनकी यही थी, पहली मांग जो मैं देख रहा था उनकी थी कि भाई एक तो आर्मी को खुली छूट दीजिए कि जो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं किसी भी तरह से हों। उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि चाहे वो हमारी कुकीज़ की तरफ से हो, चाहे मैतेई की तरफ से हों, जिधर से भी हैं, उनके ऊपर आर्मी खुली छूट के साथ पूरी कार्रवाई करे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब सभी को इसका दुख है कि ये चीज़ जो हो गई है। दूसरी उनका वो था कि उनको जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके सेटलमेंट के लिए। तीसरा था, वो कहते हैं कि वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए ऐजवाल तक आने जाना, चाहे गुवाहाटी सीधा आना जाना, बिकॉज रास्ते में तो मैतेई और बाकी वो लोग, उन लोगों ने कई जगह अपना कब्जा कर रखा है जी। तो ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने मांग की है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हर एक ग्रुप पीस चाहता था, बिल्कुल, कि पीसफुल ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि यहाँ, और इन्होंने और लोगों और ग्रुप से भी मिले वहाँ, मैतेई कुकीज़ तो मिले ही, वहाँ उन्होंने गुरखाज हैं उनसे भी मिले जी, तमिल ग्रुप्स हैं वहाँ वो भी मिले। तो कहने का मतलब कि काफ़ी हमारी क्रॉस सेक्शन पॉपुलेशन वहाँ है, मिले वहाँ से, और उन्होंने ये चीज़ की कि हर एक मदद तो की जाएगी, लेकिन सवाल है कि इतना होने के बाद ये सारा मदद होना जी बिल्कुल ये दर्शाता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो भी आया, फौज ने, आर्मी ने और असम राइफल्स ने एक बहुत अच्छा काम किया, जिसको कि लोगों ने वहाँ बहुत अप्रिशिएट किया है। खासतौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी सुरक्षा प्रदान करके जो ट्रकों की आवाजाही उन्होंने सुनिश्चित कराई, जारी की, नहीं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी लोगों के लिए वहाँ पर। और एक हमें एक और ये चीज़ बताता है कि हमें जो है उसके लिए और कुछ प्रबंध करने पड़ेंगे, कि सिर्फ एक तरफ से एक ही लाइफलाइन कहीं भी रहेगी तो आप सोचिए अगर वो कब्जा किसी का भी हो जाए, दुश्मन का हमारे कब्जा है, फिर हमारी क्या हालत होगी जी जी। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। लेकिन अभी रेल लाइन भी
शायद इम्फाल तक पहुंच जाएगी, जल्दी पहुंच जाएगी, हो सकता है इस साल या अगले साल ही पहुंच जाए, और वो हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा लोगों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन अल्टीमेटली बात वही आती है नीरज जी की डेवलपमेंट, लोगों को साथ लेके चलना, उनका विकास। अब सबका साथ और सबका विकास की बात तो है, लेकिन अगर ये ग्राउंड पर नहीं हो रहा है तभी ऐसी चीज़ें आती हैं। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आर्मी को हमें हर जगह हर समय ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हमने इतना ज़्यादा खर्च कर रखा है, हर एक स्टेट ने अपने पुलिस के ऊपर, सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, वो अगर, और हर एक ने इंटेलिजेंस अपनी बना रखी है, अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिर इन फोर्सेस का तो कोई फायदा नहीं है। तो उनको जो अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि सिर्फ आप कह दें हाँ आदमी है और इस्तेमाल होनी चाहिए अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन सिचुएशन ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल होनी नहीं चाहिए उनसे जो लोग कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए कि हमको अपने ही लोगों, जैसा आपने जिक्र किया कि अपने ही लोगों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करना पड़े। थोड़ा सा सर अब यूरोप की तरफ चलें तो क्या ऐसा लगता है कि आपको यूरोप में एक और युद्ध की आहट देखी जा रही है? जिस तरह कोसोवो में नाटो के सैनिकों की पिटाई हुई है वह क्या दर्शाता है? इसके अलावा एक खबर आई कि जापान में संपर्क कार्यालय खोलने जा रहा है नाटो। क्या यह कदम एशिया के सुरक्षा तंत्र में यूरोपीय दखल नहीं माना जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है नीरज जी। देखिए पहले तो हम कोसोवो को लेते हैं जी। कोसोवो ये सारा तो शुरू एक्चुअली देखा जाए तो जब ब्रेकअप हुआ सोवियत यूनियन का जी, तभी ये सारी चीज़ें हुई जी। और उसके बाद ही ये सारे स्टेट्स आए। वो किया किसने? अमेरिका और नाटो ने ही किया जी। और तब से लेके अभी तक जी वो एरिया स्टेबलाइज नहीं हो पाया है जी। कुछ न कुछ वहाँ हो रहा है जी। अभी जो ब्रेकअप हुआ था सर्बिया और यूगोस्लाविया का, बेसिकली तो यूगोस्लाविया से भी निकल करके सर्बिया बाहर आया था जी। और सर्बिया जब आया उसके बाद ये जो कोसोवो रीजन था वहाँ उन्होंने जो है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया यूनिलैटरली 2008 में। हालांकि उससे पहले से ये करते रहे थे जी। और चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी 1999 में आई थी जी। 1999 में आपस में काफ़ी कुछ हुआ था कोसोवो और सर्बिया के बीच में। और उस समय 3 महीने बल्कि समझिए यूरोप नाटो ने ही अपनी सेना वहाँ भेजी थी जी। जो अभी तक सर्बिया में है जी। कोसोवो में है, कोसोवो में है ये सेना। मेरे ख्याल से मार्च में गई थी, मार्च अप्रैल मई और जून में जाकर के इन्होंने एग्रीमेंट टेक किया था आपस में। और उस एग्रीमेंट के बाद वहाँ ये हुआ था कि ये तकरीबन 3500 नाटो सैनिक परमानेंटली कोसोवो में रहेंगे जी। तो उसके बावजूद ये अभी जो पॉपुलेशन वहाँ देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो कोसोवो में है बहुत छोटा देश जी। टोटल पॉपुलेशन 18-19 लाख के आसपास ही, मेरे ख्याल से 18 कुछ है जी। इतनी ही पॉपुलेशन टोटल है जी। टोटल एरिया जहाँ तक है मेरा अनुमान है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जी उसमें। और जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेन तो 2 ही हैं, अल्बेनियंस हैं और सर्ब्स हैं जी। 90% से ऊपर तो वहाँ अल्बेनियंस हैं, मेरे ख्याल से 91-92% के आसपास, और 6% करीब सर्ब्स होंगे वहाँ जी। तो इन्हीं के बीच में जो है लड़ाई है जो चलती आ रही है, रुकी नहीं है। और नाटो को अपनी सेना वहाँ रखनी पड़ी है इसके लिए। आप समझिए कि अगर वो सारा इतना करने के बावजूद अगर उनका कमिटमेंट तो कम नहीं हुआ ना जी, वहाँ बढ़ ही गया। हुआ इसकी शुरुआत बेसिकली अगर आप देखें तो 2 वजह से हुई थी कि जितने 6% सर्ब हैं जो नॉर्थ कोसोवो में बेसिकली ज़्यादा रहते हैं सर्बिया के बॉर्डर पर जी। तो ये इन्होंने अपना जो नंबर प्लेट गाड़ी की रखी थी वो सर्बिया की रखी थी जी। एक तो मानते नहीं है कि हम जो है कोसोवो में हैं जी। तो उसका ऑर्डर इन्होंने किया कि आप चेंज कीजिए यहाँ का नंबर प्लेट। उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ चला, हालांकि वो रोक दिया गया जी। उसके बाद अभी दिसंबर में मेयर के इलेक्शंस हुए थे जो 4 वहाँ के नॉर्थ कोसोवो की जो
मेन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर, जी, और वहाँ पर टोटल वोट्स जो हैं परसेंटेज था 3.5%। जी, मतलब टोटल सर्बियंस ने इन्होंने, अच्छा वो सब डोमिनेटेड हैं, जी, इन्होंने पूरा उसका बहिष्कार किया, जी, लेकिन मेयर इलेक्ट हो गए सारे अल्बानियन। जी, अब जब ये आ गए तो नेचुरली वहाँ तो रोष बढ़ना था आपस में, और बढ़नी थी। इस बीच में इन्होंने क्या किया कि अपने ट्रुप्स भेज दिए कि जा करके वहाँ वो मेयर्स को शपथ दिलाएं और वो फंक्शन करें, और वहाँ पर जो है जब सर्बियंस इकट्ठे हो गया तब ये सारी चीज़ें हुई जी, कि उन्होंने ओथ नहीं लेने दिया, और तब इन्होंने नॉटे ट्रुप्स भी वहाँ पर आए, जी, और इतना गुस्सा था कि उनके ऊपर भी हमला हुआ, जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये नाटो तो इनको सहायता कर रहा है, इनको जो है इंस्टॉल करने के लिए मेयर्स। तो ये जो है चीज़ अब एक तरह से देखा जाए तो आग तो सुलग गई है। आप देख रहे हैं जो कि वहाँ भी ये चलेगी। न्यूज़ ये भी था कि सर्बिया भी अपने बॉर्डर पर वो अपने ट्रुप्स बढ़ा रहा था ऑलरेडी, लेकिन सर्बिया ये नहीं चाहेगा, क्योंकि सर्बिया अगर कोसोवो पर कुछ करता है तो फिर नाटो फोर्सेस से डायरेक्ट उसमें अटैक हो जाएगा, तो वो नहीं चाहता है जी। लेकिन चूंकि उसी के लोग हैं तो मजबूत तो करना चाहता है जी। और जैसे कोसोवो ने अगर इंडिपेंडेंस कर लिया था डिक्लेयर, तो ये भी जो रीजन है हो सकता है कहीं रशिया यूक्रेन वाली हालत होगी, हम उसको मिलाएंगे अपने में जी। और जब यूरोप में रहते हुए ये हालत होगी जी। तो ये तो चीज़ जो है जो कि थोड़ी मुश्किल है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो अभी भी कोसोवो को 193 जो यूएनओ के नेशंस हैं उसमें 101 ने जो है मान्यता दी है जी। और हमने भी, इंडिया ने भी मान्यता नहीं दी है अभी जी। दूसरा पाकिस्तान ने ऑफको 2012 में जा करके उसको मान्यता दी है जी। तो अभी भी हर जगह से नहीं है जी। और यूरोप में भी मतभेद हैं इसके ऊपर। ब्लिंकन ने अभी, अमेरिका ने ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई ये जो दमनकारी नीतियां हैं कोसोवो की वो नहीं होनी चाहिए जी। वो इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो चल रही हैं, और अगर इसको नहीं रोका गया, दूसरी चीज़ जो सर्बिया है वो ऑलरेडी रूस के साथ है, यूक्रेन युद्ध का समर्थन भी कर रहा है वो, उसने जो है यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट गया है, उसने कोई इनकी बात नहीं मानी रूस के अगेंस्ट जो हुआ था जी। तो अगर आज नहीं कल जब भी होता है, रूस अगर इस आग को और हवा दे देगा तो वहाँ भी एक चिंगारी बढ़ सकती है और इनस्टेबिलिटी फिर धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन में फैलने लगेगी जी। तो ये एक है, और मुझे पूरा हुआ है कि इसको रूस और चाइना इसके तरफ जरूर देख रहे होंगे कि वो इसमें क्या कर सकते हैं। चाइना ने तो शायद हथियार भी दिए हैं सर्बिया को, ऐसा बिल्कुल जी। बिल्कुल, वो तो दोनों चूंकि है साथी हैं तो नेचुरली रशिया भी अपना चाहेगा उसको। तो यूरोपियन यूनियन को थोड़ा अपने आप को देखना पड़ेगा ये कि इन्होंने कर तो दिया, लेकिन ये जो चाहते थे कि ये एरिया बिल्कुल शांत हो जाएगा वो नहीं हो रहा है। वो जो कहते हैं ना वो सिमर करना की चिंगारी जो है कहीं ना कहीं चलना जी। वो तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये आपका कहना, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली ये बढ़ सकता है जी। उस हालत में, लेकिन ये डिस्कंटेंट होना भी एक बड़ी बात है। और इसको अगर रूस चीन ने या लोगों ने मिल इन्होंने सहारा दे दिया तो फिर ये बढ़ सकता है। और बढ़ने का मतलब ये है कि फिर अगर यूक्रेन वार भी इसी तरह चलता रहा, इधर भी शुरू हो गया, तो फिर नाटो और यूरोपियन यूनियन की कमिटमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो अपने वो डेवलप्ड नेशंस, विकसित देश बने हुए थे, अपने आप को पूरा विकास के ऊपर लेके चल रहे थे और दूसरों का दबाने की कोशिश, अब वो खुद ही नीचे होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ फ़र्क तो डालेगा ज़रूर जी जी। और अगर हम इसकी बात करते हैं जो जापान में इनका एक संपर्क, हाँ, अब वो देखिए एक चीज़, हालांकि ये चीज़ अभी जो बात तो पहले से चल रही थी जी। और ये चीज़ अभी जो जापान ने, नाटो ने अपना किया है कि जापान में एक संपर्क कार्यालय अपना बनाएंगे। हालांकि नाटो का संपर्क कार्यालय 2-3 जगह अमेरिका में है, जिनेवा में तो खैर है, वहाँ ऑलरेडी नाटो का संपर्क कार्यालय
एस्टेब्लिश्ड है और एक और जगह है, 3 जगह उनके कार्यालय ऑलरेडी हैं। जी। हाँ, और इन्होंने बोला है कि अब हम टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय खोलेंगे। लेकिन क्यों खोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि इंडो पैसिफिक एरिया है जिसको मैनेज करना है। इंडो पैसिफिक का मैं कहूँगा देखा जाए तो अंडरलाइंग है कि जापान और साउथ कोरिया दोनों नाटो को मेंबर तो हैं नहीं जी, लेकिन इन्हीं के ऊपर जो है पूरा अभी उधर से नॉर्थ कोरिया, इधर से चीन है और रशिया है। जी, तो सबसे ज़्यादा डर, बाकी भी ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी हैं, 14 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के। मैं 14 के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं जो मेन है, जी, जो क्लोज हैं नाटो के साथ और इनके, उन्हीं पर जो ऑकस है और बाकी ग्रुप है जी। उनको ले करके, इंडिया तो बाद में वो है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक के लिए है जी, कि उस पर हम संपर्क कार्यालय खोलेंगे और इन्फॉर्मेशन का हमारा आदान प्रदान होगा और जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है, जो एक तरह से हम ये कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और डिसेमिनेशन या तैयारी की बात है। जी, और ये भी वो है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कौन खोलेगा, कौन फंडिंग करेगा, कौन क्या करेगा, ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है। इन्होंने बोला है कि एक आदमी रहेगा। जी, एक आदमी मीन्स बाकी सेक्रेटरी स्टाफ कौन देगा, जापान देगा कि ये नाटो देगा, कैसे करेंगे वो सब चीज़ें जी। कि जैसे भी करेंगे। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि नाटो का एशिया में आगाज हो जाएगा। बिल्कुल। और चीन का कहना, आपने चीन का रिएक्शन देखा है। जी, चीन ने बड़ा क्लियरली बोला है कि नाटोफिकेशन ऑफ एशिया होने जा रहा है, जिसको ये होना नहीं चाहिए। जी, उनको नाटो अपनी जगह था नाटो के लिए, जी, जहाँ पर जिसके लिए बने थे वहाँ रहने चाहिए। जी, ये जो है इधर आ रहे हैं तो ये जो है गलत है। जी, और एक तरह से देखा जाए तो ये रशिया ने जो कहा था वही बात हो रही है जी, कि नाटो हमारे बिल्कुल करीब आ रहेगा। मतलब वो तो बाउंड्री क्या कह रहे हैं, हमारे सिर पर आ गया अगर यूक्रेन नाटो का हो गया, और वही अब चाइना कह रहा है। जी, तो ये चीज़ें जो है सही है कि ये तो एशिया में अब इसके बाद जो ऐसा नहीं है कि नाटो रुक जाएगा, फिर ये बाकी कंट्रीज में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट्स रखना चाहेंगे। जी, और जहाँ रखना चाहेंगे, अगर नाटो चार्टर पर चलेंगे, इसका मतलब फिर उस कंट्री की आधी सोवरेनिटी तो नाटो में चली जाएगी। जी, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा सोचने वाली है और एशिया के कंट्रीज़ के लिए भी है जी, कि बिल्कुल। उनको सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उनको कहाँ तक, उनसे कितनी दूरी बना के रखना चाहते हैं, जी, उनके कितना और कितनी रहना करीब रहना चाहते हैं। जी, अगर दूरी बनाते हुए करीब रखें, दूरी बनाते हुए का मतलब कि अपने अंदर, अपने इलाके में नहीं आने दें, जी, वो जहाँ हैं वहीं रहें। हाँ, वहाँ से जो बातचीत वहाँ से भी हो सकती है। आजकल के जो आईटी का टाइम है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो एक थोड़ा सा जी। मामला ऐसा है जिसको कि सभी को सोचना सोचना पड़ेगा। चाहिए। और खास तौर पे जैसा आपने कहा कि रूस और चीन का जो डर है वो सही साबित हुआ। बिल्कुल। जी, रूस की ही बात हो रही है सर, तो रूस और यूक्रेन युद्ध गंभीर रूप लेता जा रहा है क्योंकि हमले अब मॉस्को तक पहुंचने लग गए हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? और लगातार जिस तरीके से वार पलटवार होता जा रहा है, और आप कई बार कह चुके हैं कि इसका कोई अभी अंत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये युद्ध किस चरण में है? देखिए, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी, आपको पता है कि 24 घंटे में 3 ड्रोन के अटैक्स किए थे रूस ने कीव के ऊपर। जी, और इन्होंने जो है उसका रिटेलिएशन किया कि पहले तो एक आ गया कि 8 ड्रोन आए थे जी, अंदर मॉस्को में, फिर कहा गया कि 15 आए थे। अनऑफिशियली बाकी चीज़ें लोग कह रहे हैं 25-30 के आसपास आए थे, और उसमें से मैक्सिमम मार गिराया इन्होंने, कोई खास डैमेज नहीं हुआ इनका। लेकिन एक फैक्ट बहुत तो है कि अभी तक रूस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी, बहुत पहले एक ड्रोन आया था, काफ़ी पहले, लेकिन मॉस्को से 110 किलोमीटर की दूरी पर वो मार गिराया गया था। जी, वेरी फैक्ट कि अभी आप देखिए जो बॉर्डर है यूक्रेन का, वहाँ से मॉस्को की दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है, और बॉर्डर वहाँ तक तो कुछ कब्जा इन्होंने कर ही रखा है ऑलरेडी। जी, तो एक ड्रोन
हालांकि ड्रोन का रेंज तो 1000 किलोमीटर तक है, 700 से 1000 किलोमीटर तक है जी। इतने ड्रोन वहां से चल के आ सकते हैं, मॉस्को तक आ जाएं जी, अनडिटेक्टेड। जी, मॉस्को में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जी, पहले क्यों नहीं हुए? जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक तो है। बिल्कुल। इसमें 500-600 किलोमीटर आना। दूसरी चीज, अगर ये भी कहें कि विद इन रशिया ये ड्रोन्स आए, वहां से जो है किसी जगह से उड़ाए गए और आए एक्सप्लोजिव लेकर के वहां पर, तो वो और बड़ी ज्यादा इनके लिए चुनौती की बात है कि आपके अंदर ही ऐसा हो रहा है। जी। तीसरी चीज, एक ड्रोन जो सेफ जगह थी इनकी पुतिन की रहने की, जी, वहां भी जा रहा था, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया। जी, तो आप सोचिए कहां तक ये पहुंच गए। जी। पॉसिबल है, सैटेलाइट आपको पता है कि स्टारलिंक और मैक्सटर जो है सारी इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं हर एक चीज की उनको। लेकिन रूस, जो कि मॉस्को और वहां के लोग जो समझते थे कि लड़ाई वहां चल रही है, हमको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो चीज, वो डर अभी रूस में आ जाएगा। जी। दूसरी चीज, बॉर्डर इलाकों में अगर उन्होंने दिखा दिया कि हम मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, तो बाकी जो बॉर्डर के जगह हैं वहां तो आराम से वो कुछ भी कर सकते हैं। जी। तो एक 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि रूस के लिए एक, मैं कहूंगा कि बहुत चिंता का विषय है। जी। तीसरी बात यह है कि जब ये एस्केलेट होगा तो नेचुरली अब जो है, हालांकि हर एक देश जो कि यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उसने ये बोला है कि ये आप अपने देश में इस्तेमाल करेंगे। अपने देश का मतलब जो कैप्चर टेरिटरीज हैं रशिया की, वो भी, लेकिन रूस के अंदर नहीं करेंगे। जी, जी, लेकिन क्या ये हो पाएगा? जी। कल को अगर उसने ड्रोन भेज दिया तो फिर वो कहेगा कि हम 10 किलोमीटर अंदर तक हम आर्टिलरी क्यों नहीं वो करें? जी। लड़ाई वही हो रही है। बिल्कुल। अभी देखिए, रूस ने जो एक इनका बॉर्डर टाउन है उसको खाली भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है ड्रोन्स आए हैं। जी। तो अगर ये चीज़ शुरू हो जाएगी फिर तो रशिया के ऊपर डबल जो है प्रहार होगा, कि इंटरनली भी और बाहर तो जो लड़ाई में हो रहा है उसका हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये एक जो खतरे की घंटी है इनके लिए। दूसरी, अभी सिचुएशन ये है कि अभी वहाँ पानी पे बर्फ़ पिघल रही है, पानी, कीचड़, ये सब हैं, तो जहाँ टैंक वॉरफेयर ज़्यादा नहीं हो सकते। जी। अभी तक मैक्सिमम जो टैंक थे इनके पास, यूक्रेन के पास, वो व्हील्ड थे। जी। ट्रैक नहीं था। ट्रैक फिर भी इसमें चल सकते हैं, तो व्हील्ड वाले इसमें स्लिप कर जाते हैं। ट्रैक भी बहुत कीचड़ में नहीं चलता, चल लेता है, इतना वो नहीं है, बट वो सारे मैनवर जो एक टैंक के होते हैं वो नहीं हो पाते जी। इतने उससे। तो जो स्प्रिंग ऑफेंसिव की बात हो रही है कि जो खत्म होगा, फिर से ऑफेंसिव होगी। जी। हुआ क्या अभी पिछले 9-10 महीने में देखिए तो कुछ नहीं, सिर्फ बखमूत, हाँ जी, बखमूत आ गया है बहुत भारी कीमत पर। जी। दोनों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, रूस को भी, यूक्रेन को भी। लेकिन फायदा रूस का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ कि चलिए इज्जत के नाम पर कि हमने 9-10 महीने में बखमूत ले लिया है। लेकिन वो रीजन्स जो मेन थे, खार्किव, खेरसोन, जो इलाके थे जो पहले ले करके वापस देना पड़ा, वो अभी भी उनका कुछ नहीं कर पाए हैं ये। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ बात हो रही है कि यूक्रेन ऑफेंसिव करेगा, लेकिन ये नहीं कि रशिया चुप बैठा है, ऑफेंसिव वो भी करेगा। किधर से करता है? पहले की तरह अपने आप को डिसिपेट करके, जैसे पहले उसने ऊपर से भी किया था, और इधर डोनेस्क और ओडेसा, तीनों रीजन में, सेंट्रल सेक्टर में भी किया था उसने, और पूरी सेना फैल गई थी। और सबसे बड़ी कमजोरी रूस की शुरू से रही है वो ये लॉजिस्टिक्स की। वो सप्लाई चेन उनकी है नहीं जिस तरह होनी चाहिए, और वो ना मेंटेनेंस कर पा रहे थे, तो इस वजह से उनको कई जगह पर वापस आना पड़ा था। इस वजह से अब वो किस तरह की ऑफेंसिव करते हैं, पहली चीज। बेलारूस का भी सेक्टर अगर ये खोलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी कुछ इन्होंने पहुँचा दिया है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं। जी। और बल्कि अभी तो वो जो संयुक्त राष्ट्र का न्यूक्लियर यूनिट है, उसने रिक्वेस्ट भी किया है कि भैया आप जो परमाणु संयंत्र है उनको आप नहीं छेड़ें। बिल्कुल, वो तो सब जगह से हो रहा है जी, सब जगह से हो रहा है। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी बड़ा रेस्ट्रेंट किया है पुतिन ने भी और नाटो ने भी, कि वो न्यूक्लियर वाली बात, हालांकि
मीडिया चाहती तो कभी हो गया होता। मुझे याद है कि हम जब डिस्कशन में थे पिछले साल, वो 5th डे ऑफ वॉर से ही लोगों ने शुरू कर दिया था कि ये होगा, न्यूक्लियर हो जाएगा जी। लेकिन हालांकि मैंने ये भी बताया था कि जो इनकी सिखलाई है, जो इनकी ट्रेनिंग डायरेक्टिव है, वॉर डायरेक्टिव है रूस की, उसमें आखिरी है 9 है, 9 में से 9वां लास्ट है कि व्हेन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, जब कुछ नहीं होगा जी, जब बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा तो हम जो है न्यूक्लियर उसमें जाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल तो कीव पे भी जिस तरीके से अटैक हुए, हमने देखा कि कितनी तस्वीरें आई, लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लिए हुए हैं, तो लग रहा है कि अब जो उसके प्रमुख शहर जो बचे हुए हैं यूक्रेन के, उन पर भी लगातार देखिए वही सबसे बड़ी वो है कि अब चूंकि उन्होंने मॉस्को पाया तो कीव पर लगातार अटैक होगा और करेंगे जी, रूस करेगा, क्योंकि उनको जो है दिखाना है, अपने पॉपुलेशन को भी दिखाना है, और वो कहते हैं कि हम इनको सिखाएंगे कि तुम अगर वो कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं जी। तो एक चीज़ तो, और रूस का ये कहना है कि ये चीज़ अमेरिका के इशारे पर हो रही है, मैं भी मानता हूँ कि सिर्फ इनके इशारे पर हो नहीं रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहा तो ये है ही है कि जेलेंस्की शुरू से जगह बदल रहे हैं, कभी पोलैंड में रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, तो ये तो है, तो उनकी उससे नहीं है, कंट्रोल तो हो ही रहा है अमेरिका या नाटो से, लेकिन ये कब तक चलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये चीज़ चलेगी तब तक जब तक कि कोई घुटनों पर नहीं आता। नंबर एक चीज़, घुटनों पर यूक्रेन आए, जब कहेंगे यूक्रेन आए मतलब अमेरिका और नाटो आएंगे जी, वो भी मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती जी। दूसरा है रूस जी, रूस भी घुटनों पर नहीं आएगा, क्योंकि जब चल रहा है, तो ये जो चीज़ है घुटनों पर आने वाली बात तो है नहीं जी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन जल्दी आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जी, अगर रूस यूक्रेन में इतना नुकसान करे और नाटो और अमेरिका को लगे कि भाई इससे ज़्यादा करने पर हमारा भी नुकसान हो सकता है जी, तब जो है फ़र्क पड़ सकता है। वो तब होगा, दो चीज़ों में हो सकता है, जितनी हथियार अभी वेपन्स इन्होंने दिए हैं यूक्रेन को जी, अगर उनकी काट रशिया के पास है जी, तो अगर रशिया उनकी काट, जैसे मिसाइल्स का था, पैट्रियट का उसने किया, जो स्टॉर्म शैडो इंग्लैंड से आई थी उसको भी एक को मार गिरा, ऐसे जब वो देखेंगे तो रुक जाएंगे जी, कि भाई हमारी अगर ये ऐसे हो गया फिर तो उनको मुश्किल हो जाएगी। तो वो या तो वो सिचुएशन आए तब जो है कोई बातचीत पर आए, या कोई तीसरा देश आए जो दोनों को ऐसे मुद्दों पर लाए, क्योंकि अभी दोनों ऐसे अड़े हुए हैं कि भाई कोई, हम रूस अपना छोड़ना नहीं चाहता, 27% इलाका लेके बैठा हुआ, 1,19,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा किया हुआ है, काफ़ी है, बहुत बड़ा एक होता है। दूसरी चीज़, इसी में मैं कहूँगा यूक्रेन की जो भी बची खुची पॉपुलेशन है वो अब कहे कि नहीं बहुत हो गया जी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका मोराल और बाकी चीज़ इन्होंने इतना हाई कर दिया है बता करके कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं और अब हम क्रीमिया भी ले लेंगे और हम रूस के अंदर तक पहुँचेंगे जी। एक इन्होंने ये, इनके ही एक मिनिस्टर हैं यूक्रेन में जिन्होंने ये बोला है, बल्कि कुछ थिंक टैंक यूक्रेन वालों ने कहा है और शायद बाहर वाले भी मिलके, कि डीमिलिटराइज जोन होना चाहिए जी, जब बातचीत हो और जब ये रुके, और ये 100 किलोमीटर रूस के अंदर तक होना चाहिए। ये बातचीत चल रही है, तो ये सब चीज अगर ऐसी बातें आएंगी तो ये तो कहीं भी किसी तरह बातचीत के ऊपर तो बैठ नहीं पाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी और जो चीज मुझे जो लग रही है कि होगी वो है कि ये चलता रहेगा जी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक वॉर फटीग जिसे हम कहते हैं वो दोनों के ऊपर नहीं आ जाए जी। दोनों के ऊपर मतलब नाटो और रूस के ऊपर। नाटो को लगे कि हमने तो बहुत ज़्यादा पैसा और वो लगा दिया और अब हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम हो रही है जी, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और रूस भी कहे कि बस अब तो हम भी, तो ये सब, ये जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी। ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी, और इस लंबी चलती लड़ाई में जैसे आपने, हम लोग पहले बात कर रहे थे, कोसोवो जैसे अगर चीज़ें और आ गई तो और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि उधर, या नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं, मैं अरब कंट्रीज़ का ले लीजिए, उधर अगर कोई चीज़ इजराइल और ईरान का जैसे चले, ईरान ने आपने देखा हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की, रूस चीन तो कितना आगे बढ़ रहा है स्पेस में, आप देख ही रहे हैं। नॉर्थ कोरिया
ऑलरेडी स्पाइस सैटेलाइट एक तो चलिए, उसने बोला है कि एक जो उसकी परसों नहीं चल पाई सेकंड स्टेज पर, उसने बोला 11 को हम फिर वो करेंगे। तो इतनी ताकत लेके वो चल रहा है जिसके अगेंस्ट इन्होंने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, किसके बल पर चल रहा है? चीन और रूस के ही बल पर चल रहा है वो। बिल्कुल। तो ये जो चीजें अगर ऐसी चीज शुरू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, आप देखिए कितने तिलमिला गए थे अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे, जब नॉर्थ कोरिया अपनी स्पाइस सैटेलाइट बोल के उसने बजा था कि मेरी स्पाइस सैटेलाइट है, हम रखेंगे नज़र जी। तो अगर वो हो गया तो वो स्पाइस सैटेलाइट किसकी होगी जी? इन सब की होगी, चीन की भी होगी, रशिया की भी होगी, सबकी होगी जी। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है, अनलेस जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे ठोस कारण बने, ऐसे लोग हों बीच में। हमने देख लिया मीडिएशन सभी ने किया, सिर्फ भारत का मीडिएशन रह गया है जो अभी जेलेंस्की मिले थे कि क्या बात होती है, किस चीज़ पर बातचीत आके रुकती है जी। तभी जाकर के ये रुक पाएगी, अदरवाइज ये लड़ाई चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, अमेरिका जहाँ भी इन्वॉल्व हुआ है वो लड़ाई लंबी खींची जी बिल्कुल। और लंबे खींचे लड़ाई एक तरफ और लंबे खींचे तनाव की बात करें तो भारत चीन का जिक्र जरूर आता है सर। माना जा रहा था कि SCO शिखर सम्मेलन के लिए चीन और रूस के राष्ट्रपति तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, लेकिन संभवतः रिश्तों में तनाव के कारण यह बैठक अब ऑनलाइन होगी। इस बीच CDS ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर PLA की लगातार उसकी तैनाती है वो एक चुनौती बनी हुई है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही चीन से जुड़ा एक और सवाल ये है कि चीन ने नए मानव युक्त अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर पहली बार एक आम नागरिक को वहां भेजा है। साथ ही चीन ने कहा है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा। अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती ताकत हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है? ये तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ जो है वो तो SCO का है जी। अब आप देखिए पिछले 2-3 साल में SCO कितना आगे बढ़ा है जी। जो भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक्चुअली आगे कितना बढ़े हैं जी। कोई ठोस चीज़ ग्राउंड पर हमें नज़र आ रही है जी? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे इस बैठक, चूंकि अब एनुअल वो है और भारत का टर्न था, करना तो था, तो वो तो हुआ कि हाँ हम ये बैठक करेंगे जी। लेकिन ये बैठक करने से कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ निकलनी थी जी। इसलिए अगर वो ऑनलाइन हो रही है तो बल्कि वो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें आधा टाइम लगता है कि ये तो मतलब हम सिर्फ टोटल पूरा कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे के चेहरे देख ले रहे हैं, कुछ हम अपने भाषण दे दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जी। क्योंकि कोई खास चीज़ सामने आई नहीं। और जिस हालात से हम गुजर रहे हैं आपस में ही जी, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जी, तो मुझे नहीं लगता कि, और जो भी और बाकी भी मेंबर्स हैं कितने ज़्यादा कुछ मदद ले पाए हैं, कर पाए हैं या आगे बढ़ पाए हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, आपस में विश्वास की जो कमी है जी, उससे वो लेकर के चलेंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा जी। सिर्फ हम भाषण देते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आपसी जो ये विश्वास है उसको, मैं नहीं कहूँगा 100%, बट उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको ऊपर नहीं करेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बना के रखने से हम कोई खास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए SCO से मुझे पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बैठक से, और ऑनलाइन हो रही है तो वही है कि कोरम पूरा हो रहा है, तो वही है इसमें, इसके अलावा वो नहीं है। दूसरा, जहाँ तक PLA की बात की आपने, जो हमारे CDS ने भी बोला उसमें कि देखिए 17-18 राउंड तो हमारी बैठक हो चुकी हो रहे हैं, और चीन देखिए तो अपने आप को स्ट्रांग किए ही जा रहा है। लेक जो ये उसकी लासा की जो एयरफील्ड है जी, उसको देखिए उसने कितना बढ़ा के कितना मजबूत कर लिया अभी जी, कि वहाँ से उसने लगभग मैक्सिमम उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट सारे वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, और किसी अगेंस्ट जाएंगे, हमारे अगेंस्ट उनका है। दूसरा, एक और एयरफील्ड इसने बना रखा है, वो मेरे ख्याल से लेह से तकरीबन सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है जी, जिसको उसने अपग्रेड किया है चीन ने जी। तो आप समझिए कि अगर चीन उसको भी अपग्रेड कर लिया है उसने, तो चीन वहाँ से कोई भी एयरक्राफ्ट आजकल जो है वो 1000 किलोमीटर से ऊपर का एरिया
कर सकता है कवर, और एयर टू एयर फ्यूल कर ले तो और ज़्यादा कर सकता है जी। तो वो हमारे नज़दीक अपना बेस वो बनाई जा रहा है, जो अपग्रेड किए जा रहा है। और मेन एम है, एक जगह है जो मैं आपको कह रहा था, लासा से शायद 400 किलोमीटर की दूरी पर है, हुनतान करके है, हुनतान जगह है जिसकी एयरफील्ड उसने वहाँ भी काफ़ी अपग्रेड कर दिया है जी। इससे जो है वो अपना साजो सामान से लेकर के अपनी फ़ौज से लेकर हर एक चीज़, मतलब लॉजिस्टिक्स उसकी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा जी इसकी वजह से, दोनों जगह से। और दोनों जगह से हमको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने यही नहीं किया है, इसने बॉर्डर एरियाज में हेलीपैड भी अपने एक्सटेंड किए हैं, कुछ ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए हैं जहाँ की छोटे एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं जी। बाकी आपको रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पता ही है, गांव को उसने कैसे डेवलप किया है। तो इस तरह करके उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ाया है। तो ये जो चीज़ तो हमारे लिए सोचने की बहुत ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा, CDS ने ये भी कहा कि हम जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, फ़ौज हमारी अपने आप को मजबूत कर रही है, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है कि हम करें। वहाँ पर हमने भी अपने एयरफील्ड्स को हम भी अपग्रेड कर रहे हैं, और चाहे वो बॉर्डर रोड्स हैं, चाहे रेल लाइन्स हैं, वो भी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए हमारी जो मेन चीज़ रहेगी, अगर आप देखें जो हुआ था 2020 में, वहाँ पर दो जगह का जो मेन एरिया है, एक तो डेप्सांग का है जहाँ से कि चीनी सेना पीछे नहीं हटी है जी, और वहाँ पर उसमें है, और एक और है, आई थिंक डामचौक, और एक और वैली का है जहाँ पर कि थोड़ा ये चीन वहाँ से आगे, मतलब अब जो हम कह रहे थे कि हम वापस जाएं अपनी जगह पर, और वही CDS ने बोला। आप देखिए उनका ये कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जो पहली प्रायोरिटी है कि हम फरवरी 2020 के जो हमारा था LAC वहाँ पर पहुँचें जी। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बाद की हैं जी। पहले हमारा एम मेन, और फौज का वही एम है, देश का भी वही एम है कि पहले हम वहाँ तो पहुँचे जहाँ थे जी। तो ये दो रीजन्स की जो आई थिंक डेमचौक और डेप्सांग, यही दो इलाके हैं जहाँ पर कि डेप्सांग वैली की, तो यहाँ जो है वहाँ तक पहुँचे। तो ये एम है, और PLA की हर एक एक्टिविटी हमारे लिए सोचने की है, मजबूर करती है हमको कि हम अपना जो है उससे आगे रहें जी। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो सोच है अभी CDS का इसके ऊपर, नेचुरली और सरकार की भी वही सोच है, और सरकार को जा कर के हर समय वो बता तो रही हैं कि क्या है। तो ये एक जो फोकस है, एक बहुत अच्छा फोकस है जो कि उन्होंने, मतलब अगर CDS एज ए CDS वो ध्यान दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ऑलरेडी ये भी कहा कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपने इलाके में, जहां हमें रहना चाहिए, जहां नज़र रखनी चाहिए कि आगे हालात नहीं हो, वो कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम फरवरी 2020 में जहां तक जिस तरह पेट्रोलिंग करना चाहते हैं वही हमारी अभी भी हम वहीं पहुंचना चाहते हैं, वही करें जी। तो ये चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से जो अभी परसों जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी चीन और भारत की, उसकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में मेरे ख्याल से जो मैंने न्यूज़ में देखा उसमें तो यही था डिसीजन कि अगली कोर कमांडर लेवल बैठक जल्दी होनी चाहिए। तो हो सकता है अगर दोनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो दिल्ली में बैठक हुई वो ये कह रही है, तो हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उसमें भी सॉर्ट आउट हो जाएं। जी। और शायद ये मीटिंग भारत ने होस्ट की थी। जी हाँ जी, दिल्ली में हुई थी यहीं पर, और यहीं पर मीटिंग हुई थी, परसों 30 को हुई थी। जी। और मुझे अंदेशा है कि हो सकता है डेप्सांग या किसी एक जगह की बात हो जाए, क्योंकि मुझे जिस तरह से उम्मीद चल रही है कि चीन ने भी वर्ल्ड उसमें अपने आप को अभी एक हार्ड थिंकिंग, हार्ड पावर नहीं दिखा रहा है, वो सॉफ्ट धीरे, मतलब सॉफ्ट चाल लेके चलना चाहता है कि हम मिल के चलेंगे। जैसे वो हमने बात की थी पहले कि जब शी जिनपिंग गए थे CR सेंट्रल अपना एशियन रिपब्लिक्स में, तो उन्होंने नहीं बोला था कि हम आपके साथ चलेंगे, आपके कल्चर, आपके चीज़ों को लेके चलेंगे, आपको बातों को लेके चलेंगे। तो हो सकता है अगर वो करें जी,
अगर वो करें, क्योंकि विश्वास तो हम कर नहीं सकते जो हमने देखा है और जो चलता रहा है जी। तो एक अच्छी बात होगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में जी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें अपना गार्ड जो है वो बनाए रखना, वो बढ़ाना है, बल्कि जिस तरह चीन अपना बढ़ा रहा है हमको भी अपना ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो तीसरी चीज़ जो आपने कही स्पेस पावर की, चीन की, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी शायद कम इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के शी जिनपिंग चल रहे हैं। उन्होंने 5 साल पहले ये बोल दिया था स्पेस पावर बनने की, बनाने की जी। और उस दिशा में वो अग्रसर हो रहे हैं जी। क्योंकि आप देखिए साइबर और स्पेस पावर अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जी। और स्पेस पावर में एम क्या है? स्पेस पावर में है कि पहले तो अपनी हम वहाँ पर वो दिखाएं कि हम जो है इसके मालिक हैं, हम इतना कर सकते हैं स्पेस में, अपनी दिखा सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दूसरे देशों को कहें कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो स्पेस के लिए जी। और तीसरा इनका है कि ये कभी भी स्पेस में अगर जो ये कहते हैं रोग सैटेलाइट्स या ये कहते हैं कि वो सैटेलाइट जो कि वॉर टाइम में खास करके हमें नुकसान पहुंचा रही है, उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकें। जी। उसके लिए स्पेस स्टेशंस की जरूरत है, जिसके ऊपर ऑलरेडी चीन ने एक स्पेस स्टेशन तो बना लिया है अपना। अब ये है कि अब और उसके जियो स्टेशनरी कहते हैं, उसके ऊपर जा करके बना रहे हैं स्पेस स्टेशन, जो अभी अपने भेज रहे हैं ये लोग रॉकेट, जो इनका लॉन्ग मार्च 8 ये कह रहे हैं जिसकी इन्होंने भेजा है। तो अभी ये देखिए रॉकेट इंडस्ट्री जो है चीन की, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है जी। $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले साल से शुरू हुआ था और इसका एम वही है कि ये अभी जो है सबसे ज़्यादा रॉकेट जो स्पेस में भेजे जा रहे हैं वो है स्पेस एक्स एलन मस्क की जी, जो तकरीबन जो लास्ट उन्होंने भेजा था 61 रॉकेट, और उनके आपको पता है तकरीबन 3.5 कह तो रहे हैं कि 7,000 के आसपास सेटेलाइट्स उनकी ऑफिशियली, लेकिन ज़्यादा ही सेटेलाइट्स उनकी स्पेस में हैं जी, स्पेस एक्स की, जो कि इतनी ज़्यादा आप देखिए जितना पूरा यूक्रेन को पूरी इन्फॉर्मेशन तो उन्हीं से मिल रही है जी, और वो बहुत ज़्यादा मीडिया कई जगह हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं। तो उससे आगे बढ़ना है इन्होंने जी, एक एम इन्होंने रखा हुआ है कि 2025 तक हमने इनसे आगे निकल जाना है जी। और अभी जो लॉन्च इनका जो है इन्हीं के ऊपर चल रहा है। और देखिए इनका जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, लॉन्ग मार्च 8 जो रॉकेट से बना रहे हैं लॉन्च करने के लिए, वो लो कॉस्ट होंगे। नॉर्मली कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का पहले भी हम बात कर रहे थे, इस पर ये ध्यान देते हैं कि लो कॉस्ट होगा। और ये अभी तो फिलहाल रीयूजेबल नहीं है, हालांकि जो एलन मस्क की मैं बात कर रहा था वो करते हैं, उनका रीयूजेबल है जी रॉकेट। वो हालांकि इन्होंने एक रीयूजेबल चाइना ने अभी टेस्ट किया था अपना, हमने भी आपको याद होगा 2 महीने पहले पिछले महीने टेस्ट किया, लेकिन हमारा लो उसमें था जो कि लॉन्च होकर वो दोबारा लैंड किया था। हम भी उसमें अग्रसर हैं, बट अपनी बात बाद में करेंगे हम, क्योंकि चीन के उसमें है। तो चीन का ये एम है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाए लॉन्ग मार्च 8 के साथ। रीयूजेबल अभी तक जो है उनका रीयूजेबल नहीं है, बट रीयूजेबल बनाएंगे वो जी, उस पर ये आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें अगर देखिए इनका एम जो है, जो मैंने देखा इनके डॉक्यूमेंट्स में, वो कहता है कि 1000 से ज़्यादा सेटेलाइट एक साल में स्पेस में, मतलब लॉन्च कैपेबिलिटी अपनी ये बढ़ाना चाहते हैं जी। तो अपने लिए तो नहीं, सबके लिए, मतलब लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि कम कीमत में हम करेंगे, जो हिंदुस्तान ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी बना रखी है और हमारे पास लोग सेटेलाइट लॉन्च तो करा ही रहे हैं जी। तो वो चीज़ चीन लाना चाहता है, और वो भी हायर ऑर्बिट में जी। अभी मैक्सिमम जो है स्पेस एक्स है, बाकी जितने भी हैं मैक्सिमम जो लो ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में कम है, बट इनका एम हायर ऑर्बिट का है जी। तो टेक्नोलॉजी बढ़ी गई है, पहले लो ऑर्बिट से हम ज़्यादा रिजोल्यूशन होता था, रिजोल्यूशन अब वहाँ से भी हो गया कि ज़्यादा होगा, तो हम उसमें चल रहे हैं। और उससे ये है कि इनका एम वो है, इन्होंने जो एम रखा है, कैन मॉनिटर एंड सप्रेस एनी एनिमी सेटेलाइट जी। तो आप एक तरह से देखिए तो मैं ये कहूँगा ओपन स्पेस वॉर हम जी कह सकते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसी में हम जा रहे हैं, जो डायरेक्ट होगा स्पेस स्टेशन से जी। तो एक उसमें ये सबसे आगे जा रहे हैं। और जो इनकी असेंबली लाइन है, जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, उसकी फैल्कन असेंबली लाइन एक है जहाँ से वो करते हैं,
चीन जो है 2 से 3 असेंबली लाइन बनाना चाहता है अपना, इसको एक्सपेंड करके, और ऑलरेडी इनका काम चल रहा है। और जो लेटेस्ट जो इनका अभी बन रहा है, अगर वो बन गया तो सबसे बड़ा होगा जी, और उससे वो काफ़ी रॉकेट्स बना पाएंगे और इस तरह वो अपने एम की तरफ उसमें काफ़ी बढ़ सकते हैं। और इनका जो एक इन्होंने अभी लॉन्च किया था रॉकेट, जिसका लगा था कि ये स्पाई रॉकेट है, सेटेलाइट है, पहले स्पेस में गया था तकरीबन 6 महीने पहले, 6 या 9 महीने पहले, मतलब उसके बाद पता ही नहीं लगा, किसी को मॉनिटर नहीं हुआ कहाँ है क्या है जी। क्या किया बाद में अमेरिका की, यूएस की रिपोर्ट है कि इसने कोई सेटेलाइट के या कोई भी चीज़ मतलब उसने स्पेस में छोड़ी इस रॉकेट ने जी। और अभी 30 तारीख को ये रॉकेट दोबारा लैंड कर गया है जी। चीन में जी। तो मतलब इसी से लगता है कि चीन ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच गया है। और अभी जो ये भेज रहे हैं, जो ऑलरेडी चला गया क्रू, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही गया है, 2 मिलिट्री मेंबर्स हैं, एक तीसरा एक सिविलियन है, 3 लोगों की क्रू गई है। ये 3 वहाँ ऑलरेडी चले गए हैं, और जो इनके ऑलरेडी स्पेस स्टेशन में थे वहाँ लॉकअप इनका हो गया, वहाँ चले भी गए। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो अटैचमेंट हुआ तो स्पेस स्टेशन का, इसका वो नई टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने किया है जी। एक अलग टेक्नोलॉजी जो नोन है, बट इन्होंने उसको अभी उस पर किया और वो सक्सेसफुल हुआ जी। तो मतलब उसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और ये जो अभी लॉन्ग मार्च 8 गया है इनका, ये समझिए 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है जी। तो मतलब काफ़ी आगे स्पेस में बढ़ चुके हैं। एम इनका आपने देख लिया कितना है। इम्प्लीकेशंस इसके हमें देखना बहुत ज़रूरी है, हमारे ऊपर तो है ही है, क्योंकि इन्होंने अब ये अपनी स्पेस लॉजिस्टिक्स बना सकते हैं जी। स्पेस स्टेशन बना लेंगे तो स्पेस लॉजिस्टिक्स अपनी उनकी बन सकती है जी। अगर इन्होंने ह्यूमन मिलिट्री, मतलब बेसिकली तो आर्मी के ही, जैसे हमने कहा, भेजा, सिविलियन भी भेजा, बेसिकली जो प्रोफेसर भी साइंटिस्ट है जो वहाँ गए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भेज करके वो लगातार अपने रिसर्च करके और बाकी चीज़ें बढ़ाते रहेंगे। तो आप अगर स्पेस में उन्होंने कैपेबिलिटी बढ़ा ली, स्पेस स्टेशन कर लिया, और वहाँ से आप सोचिए कि वो लोग, मैं यही कहूँगा कि जो एक तरह से इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों ताकत अपनी ये स्पेस से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और स्पेस इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन अभी तक नहीं हुआ इतना ज़्यादा, सी का तो हो चुका है, लैंड तो मतलब है ही है, स्पेस का एक्सप्लोरेशन अगर इन्होंने किया, उसके फ़ायदे ले लिए, तो फिर तो इनका फ़ायदा है जी। और जो हम बात करते हैं स्पेस वॉर या मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस कर दिया जी, तो फिर एक अलग चीज़ खुल जाएगी वहाँ पर भी, और वहाँ से लैंड पर भी और सी में भी जी। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये और चीज़ें डेवलप करने के उसमें है कि कार्गो शिप स्पेस के लिए जी, कि कार्गो वाला कैसे करें, डेवलप करें, या इनका ये है कि अगर कार्गोज हमने वर्ल्ड में भी कहीं भेजना है तो उधर से स्पेस से तो बहुत कम टाइम लगेगा, आराम से आप भेज सकते हैं, उसमें ये जा रहे हैं। फिर इन्होंने अभी फिजिबिलिटी के लिए इन्होंने भी कुछ वो दिए हैं कि जो स्पेस का जो वो है, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कि बाकी नहीं गए हैं, वहाँ पर ये जाके एक्सप्लोर करें जी। तो मतलब बहुत ही इन्होंने आगे बढ़ के सोचा है, और इन्होंने यहाँ तक सोच लिया है स्पेस की सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके, और वो नीचे जी ज़मीन पर एज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भेजें, जो कि आप किसी तरह यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक भेजिए या जो भी भेजिए, या आप इसको मिलिटराइज कर लीजिए, जिस तरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट एक इनका ये एम है जो इन्होंने स्टेट किया है कि ऊपर से स्पेस से हम जो है एनर्जी इन सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे ग्राउंड पर जी। तो एक इन्होंने अपना जो एम डाला है उसमें ये डाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हम बेसिकली जो इनका प्रोजेक्शन है स्पेस में, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मिलिट्री उसके लिए कर रहे हैं, मिलिटराइज करेंगे, लेकिन बाकी भी हैं, एडवांटेजेस हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कि हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, और इसके हमारे जो लोग हैं
इस फील्ड में। सिर्फ मैं इसरो की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बहुत हैं। आप देखिए आजकल टेक्निकल एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिस्ट इतने हैं, मिलिट्री मैन। हमने भी आपने ऑलरेडी एक कमांड तो इन्होंने तो बना ही लिया है, 5 कंट्रीज ने स्पेस कमांड ऑलरेडी बना रखी है। जी। तो इन लोगों को बहुत ज़रूरी है इस बारे में सोचना। बिल्कुल। और अब जरा सर चलते चलते पाकिस्तान की बात हो जाए तो पाकिस्तान के हालात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि इमरान खान पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलेगा, और सैन्य अदालत में मुकदमा चलने का मतलब ये है कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या तथ्य रखे गए, क्या उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला या नहीं मिला, सिर्फ सजा सुना दी जाएगी, यही खबर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए दूसरी चीज़ ये भी एक और पहलू है मिलिट्री अदालत का, 1-2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसको आप सिविल अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये सब चीज़ें लेकर, और ये तो चीज़ आपने देखा भी, क्या हालत देखिए क्या हो रखी है वहाँ इमरान खान की। 20-22 तो चले ही गए थे जी, जिनको जो छोड़ दिए उनमें कईयों ने बोल दिया कि हम तो पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैक्सिमम वही है, जो लोग पकड़े गए वो ले जाए गए जहाँ ले जाना चाहिए उनको, और उनको बताया गया ये आए 2 ही रास्ते हैं आपको। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उनकी बात मान लिया, उन्होंने लिख के दिया है वहाँ, तभी बाहर आके उन्होंने अनाउंस किया। इनके जो बहुत ट्रस्टेड थे वो लोग छोड़ के चले गए। शेख रशीद की हालत देखिए, कल उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सब अब उनको एम यही था कि इनको अकेला कर दीजिए, इमरान खान को अकेले इनको ले करके और इनके पर मुकदमा चलाइए, और वही फौजी उसमें, और ये इनको ही नहीं, इनके जो बाकी साथी हैं उनको भी। इसी बीच में 3 दिन पहले आपको आज 28 या 29 को इमरान खान ने बोला कि मैं बातचीत कर सकता हूं, जिसको रिजेक्ट कर दिया शहबाज शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ ने क्लियर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम बातचीत कुछ नहीं करेंगे, जो ये नुकसान हुआ है। क्योंकि उसने देख लिया कि अब तो इनको एक ही तरीका है कि कमज़ोर करो या वो चलाओ। अब सेना अदालत कितनी जल्दी काम करती है, कितनी लेट काम करती है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जल्दी करके कुछ कर दिया तो हो सकता है सिंपैथी फिर मिले, या ये चलते रहेगी, उसी बीच में इलेक्शन हो। क्योंकि मेन चीज़ तो पावर है। बिल्कुल, पूरी लड़ाई तो वहाँ पावर की है। अभी आप देखिए इन दिनों में जनता को जो झेलना पड़ रहा है उसकी बात कहीं नहीं आ रही है। बिल्कुल, कोई बात नहीं कर रहा है। जनता का तो बुरा हाल है जब इतना हो रहा है। तो पूरी पावर के ऊपर है कि शहबाज शरीफ के पास रहेगी। आर्मी ने तो लगभग दिखाई दिया कि पावर है उन्हीं के पास। तो अभी भी वही है। पीटीआई में कोई रह ही नहीं गया जाएगा, तो पावर के लिए रहेगा कौन सा फेस रहेगा। तो ये हालात अभी ठीक नहीं है जिस हिसाब से है। और डर सिर्फ एक बात का है कि अगर जनता फिर दोबारा उसी तरह मोबिलाइज हो गई जो पहले हुई थी, फिर ये अच्छी खबर नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। तो ये जो चीज़, और पाकिस्तानी नहीं, फिर हमें भी उसका असर पड़ता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आप देखिएगा जब भी इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हुई है तो उसने हमारे बॉर्डर्स को जरूर एक्टिवेट किया है। और अगर बॉर्डर्स पर ज़्यादा नहीं हो पाया, इंटरनली हमारे यहाँ उसने एक्टिवेट किया है कुछ न कुछ करके। बिल्कुल, कहीं ब्लास्ट और न्यूज़ आप पढ़ ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। चीन के साथ है ही है। अभी सीडीएस उधर भी गए थे, आर्मी चीफ भी गए थे। आपको पता है उधर नादन कमांड में हमारे पाकिस्तान बॉर्डर्स और वहाँ पर देखने के लिए। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि हम तैयार हैं। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप 10 रास्ते सोचेंगे तो दुश्मन 11वें रास्ते से चला आता है। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करके कि पहले से ये कैसे कैसे करते रहें कि वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं आए, कि क्या असर पड़ता है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब हो रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान भी अपनी दोस्ती दिखा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। बाद में यूएसए के साथ ज़रूर उनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, जो उसके अगेंस्ट बोलने लगे थे। लेकिन उन कंट्री से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई कुछ तैयार नहीं है। IMF से अभी भी इनको लोन नहीं मिला पाकिस्तान को। और कल तो इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने उल्टा ही वो कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम सारी चीज़ें, ये हमको ये ऐसे रास्ते दे रहे हैं, ऐसे कंडीशंस लगा रहे हैं। तो मतलब
अनस्टेबिलिटी काफ़ी है, बढ़ती जा रही है। और पीओके के भी मैं देख रहा था कि कई सारे वीडियोस आए थे कि वहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है लोगों को, बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी वहाँ पर। हाँ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शांत हैं जी। पता नहीं ये शांति है या वो कहते हैं तूफान से आने वाली के पहले वाली जो शांति है वो है। तो अगर वो हो गया तो पाकिस्तान की हालत वो नहीं रहेगी जी। वो सिर्फ इमरान खान को ही लेके अगर चलते रहेंगे जी। तो फौज या और शहबाज शरीफ दोनों का नुकसान हो सकता है। जी जी। तो डेमोक्रेटिक तरीके से करें जिस तरह होना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमेशा बोलता रहा है जी कि भाई डेमोक्रेटिकली जो भी चीज़ है उस हिसाब से कि अगर आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं तो चलिए उस हिसाब से। और बाकियों ने भी यही बोला, अमेरिका ने भी यही बोला है और यूरोपियन कंट्रीज ने भी यही बोला है जी। लेकिन खुल के लोग समर्थन में नहीं आ रहे इमरान के, बिकॉज इमरान ने लग रहा है कि दुश्मन ज़्यादा बना लिए थे और बाकी कम। तो ये पहले तो जब भी नवाज शरीफ या मुशर्रफ थे तो उनके भी कोई कभी गल्फ कंट्रीज आ गई, कभी कुछ ना बिल्कुल कोई ना कोई जो है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे ईरान, चाहे कतर, कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाती थी यूएई से। लेकिन इस बार जो है कहीं से नहीं है। इसका मतलब कि थोड़ा एक पक्ष में नहीं लगता इमरान के, उनके विरोध में ही है। लेकिन किस हद तक जाते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा होगा फिर इंस्टेबिलिटी वहाँ शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सर। और आज के कार्यक्रम में आपने खासतौर पे मणिपुर के हालात पर विस्तार से चर्चा की और आपने बताया कि क्यों सेना को कहीं भी हालात बिगड़ने पर बुलाया जाता है। कोसोवो और सर्बिया के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ ये आपने बताया। रूस यूक्रेन युद्ध के क्या ताज़ा हालात हैं और ख़ास तौर पर जो हमने बात करी कि एशिया में क्या नाटो की एंट्री हो सकती है, इस पर आपने विस्तार से राय रखी। और एससीओ शिखर सम्मेलन हो या भारत चीन संबंध हो, इनको लेकर क्या वर्तमान में स्थिति है, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। पाकिस्तान के हालात पर आपने चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज के कार्यक्रम में मिले होंगे। आप इस चर्चा से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।